एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एक्सरसाइज 8.1 जो है उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में या किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, और ऐसा अगर किसी और चैप्टर में या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो भी कमेंट में बताइएगा, ताकि वो चैप्टर भी कवर किया जा सके। ये पूरा सीरीज चलेगा। अभी 8.1 का सॉल्यूशन इसमें है, फिर नेक्स्ट वीडियो में 8.2 एंड सो ऑन विल गो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में एक्सरसाइज, जितना एक्सरसाइज में चाहिए होगा उतना अपन कॉन्सेप्ट जो है बुक में होगा वो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है बेसिकली? तो ट्राई, गॉन एंड मेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, ठीक है, एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है, 3 साइड का मेजरमेंट बेसिकली। ठीक है, तो 3 साइड किसके होती है? ट्राइंगल की होती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सी भाषा में अगर मतलब समझाया जाए तो ये होगा, ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट करना, और तीनों साइड के साथ में एंगल भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन क्या करने वाले हैं? ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट एंड तीनों एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, जो ट्राइंगल की अपन इस चैप्टर में बात करने वाले हैं वो अपना ट्राइंगल रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल रहेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। और कोई भी ट्राइंगल इसमें बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। जैसे ट्राइंगल का नाम लेंगे, आपको हर जगह राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना है पूरे चैप्टर में, और किसी टाइप का कोई ट्राइंगल नहीं बनाना है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? तो आपको पता होगा राइट एंगल का मतलब क्या होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। कौन से एंगल को राइट एंगल बोला जाता है? 90 डिग्री को। ठीक है, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। तो आपको ये ट्राइंगल मान लो ABC में नाम दूँ, ABC। ठीक है, तो इसमें एक आपको जो B एंगल है वो कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, आपने देखा होगा जो दूसरे एंगल होता है वो कैसे ऐसे आर्क शेप में होता है, लेकिन 90 डिग्री जो होता है वो कैसा होता है? ऐसा कॉर्नर होता है। ये देखिए इसका कॉर्नर, जैसे ये एंगल होता है जैसे आर्क होगा, लेकिन ये क्या है? ऐसा कॉर्नर होता है। तो ये भी थोड़ा एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि बुक में अगर ऐसा कॉर्नर टाइप का दिया गया तो वो कैसा एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो बाकी जो बचे हुए 2 एंगल कितने होंगे? उन दोनों का सम भी 90 होगा, क्योंकि टोटल मिला के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रायंगल तो है, सही बात है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? ठीक है, तो पहले इसकी 3 साइड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसमें 3 साइड है। तो जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट होती है, ठीक है, जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। ठीक है, और जो साइड मान लो अपन किसी एक एंगल को कंसीडर कर ले, मान लो ए एंगल क्या है या सी एंगल क्या है, मान लो अपन ने यहाँ पे सी एंगल को थीटा माना है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में अपन साइड का रेशियो वगैरह बाद में बात करने वाले हैं, तो वो इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये थीटा और 90 डिग्री, अभी थीटा को लेके ज़्यादा वो हाइडेक नहीं होना है, चलो अपन एंगल सी नाम दे देते हैं। ठीक है, एंगल मान लो सी एंगल है। ठीक है, तो जहाँ पे ये सी एंगल और बी मतलब 90 डिग्री और जो अपना एंगल ऑफ रेफरेंस एंगल है वो जहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी साइड पे है उसको बोला जाएगा बेस। ठीक है, एक हाइपोटेनस हो गया, एक बेस हो गया, और जो तीसरा साइड बचेगा, ठीक है, उसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी एट परपेंडिकुलर टू बेस, मतलब बेस से 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो ये इसकी तीनों साइड होगी। ठीक है, तो जो हाइपोटेनस रहती है वो कौन सी साइड होती है? अपोजिट टू 90 डिग्री। ठीक है, बेस कौन सा है? वेयर 90 डिग्री एंड थीटा रेस्ट्स। थीटा या कोई भी अपना जो रेफरेंस एंगल है जहाँ पे वो उसके ऊपर, जिस साइड के ऊपर रहते हैं उसको बेस बोला जाता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर कौन सा रहता है? रिमेनिंग थर्ड साइड। रिमेनिंग थर्ड साइड, जो तीसरी साइड बच जाती है वो कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, ये तो अपन तीनों साइड क्लियर है। अब जहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल देखोगे वहाँ पे हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, नाउ
मतलब इसका यही है कि जैसे ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये मेरा 90 डिग्री है, मान लो मैं ये एंगल थीटा बोलता हूँ, ठीक है, मान लो इस एंगल के रेस्पेक्ट में मुझे बाकी कुछ भी चीज़ें निकालनी है, तो मेरा बेस ये हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर ये 90 डिग्री और ये थीटा है, मतलब इसके वो आपको लेटर ऑन समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अभी इतना समझ लीजिए कि एक तरीके का एक रेफरेंस एंगल रहता है जिसके रेस्पेक्ट में अपन रेशियोज निकालने वाले होते हैं, तो बेस ये वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स है, जो 90 डिग्री के अपोजिट होगी, फाइन, ठीक है। नाउ तो राइट एंगल ट्रायंगल की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है वन एंगल मस्ट बी राइट एंगल, मतलब एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस रहती है वो हमेशा क्या रहती है, सबसे लंबी रहती है। हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ी होती है, तीनों में से सबसे बड़ी साइड कौन सी, हाइपोटेनस। और पाइथागोरस थ्योरम विल बी वैलिड इन ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो रहेगी वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड रहेगी। अगर आपको पता लगाना है कि कोई ट्रायंगल राइट एंगल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अगर उसमें पाइथागोरस थ्योरम सही आ रही है, ठीक है, तो मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है जो आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम इज नथिंग बट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस इक्वेशन को बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये कहाँ पे काम आती है, मान लो आपको बेस 5 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। दो चीज़ दी हुई है, इनका स्क्वायर करके रूट लेना है, तो मतलब हाइपोटेनस आ जाएगा। हाइपोटेनस यहाँ पे अननोन है, ठीक है, तो यहाँ से h निकल जाएगा। सिमिलरली मान लो आपको ये 6 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, मान लो परपेंडिकुलर निकालना है तो आप निकालोगे। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है और तीसरी साइड निकालनी है, वो साइड भले कोई भी हो, हाइपोटेनस हो, बेस हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जहाँ पे भी तीसरी साइड निकालनी है तो वहाँ पे अपन किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखिए पूरे 8.1 में अपन पाइथागोरस का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन बेसिकली रहती है, फाइन। नाउ हाँ, इसके बाद अपन आ जाते हैं कि अपन बेसिकली जो इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं कि भाई ट्रायंगल की साइड्स और ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में। तो हाइपोटेनस, बेस, क्या क्या चीज़ है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अपन आपस में ही इनके रेशियोज़ को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इनके रेशियोज़ कैसे रेशियो, जैसे h/b हो गया, b/p हो गया, कुछ भी मतलब ले लो, p/b हो गया, ठीक है। इनका जो रेशियो है आपस में, दिस बटा दिस, ऐसा करके इनको हम स्टडी करने वाले हैं। तो इन रेशियोज़ को क्या बोला जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है और इनके रेशियो है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है। ये क्या है, नथिंग बट साइड्स का रेशियो है, ठीक है। तो मान लो अपन इसी ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। ABC ट्रायंगल है, इसमें आपको बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है। रेफरेंस एंगल कौन सा लिया है, C है। बेस किसके रेस्पेक्ट में है, C के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपन ने C को यहाँ पे लिया है, इसलिए ये C को रेफरेंस लिया है, इसलिए ये बेस है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे अगर मान लो मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस मान लो लिखता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि P/H, ठीक है। मैंने किस साइड का रेशियो लिया भाई, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, AB/AC, एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं वापस बना देता हूँ इसको, ABC, दिस इज 90 एंड दिस इज अपना एंगल C, ठीक है। तो दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मान लो मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लूँ, ठीक है। तो इस रेशियो को क्या बोला जाता है, साइन ऑफ C। देखो ये C की इंपॉर्टेंस अभी आ गई, मैंने साइन ऑफ A नहीं बोला है, मैंने साइन ऑफ C बोला है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, साइड्स के रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों साइड है, इसका मैंने रेशियो लिया है, तो क्या आ गया वो साइन C। सिमिलरली अगर मैं मान लो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लेता, बेस एंड हाइपोटेनस का रेशियो लेता, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉस C, ठीक है। कॉस C या कॉस थीटा, कुछ भी, अगर मान लो ये एंगल C की जगह मैं थीटा लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा,
समझ रहे हो? तो इस तरह इस साइड्स का ही आपस में जो रेशियो है उसी को अपन साइन थीटा कॉस थीटा ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आइए ये देखते हैं कि कितने ये होते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो पहला अपना मान लो जैसे साइन थीटा। ठीक है, थीटा या थीटा की जगह सी ए बी कुछ भी एंगल लिख सकते हो। ठीक है, जो भी रेफरेंस एंगल है वो लिखना है। ठीक है, तो एक होता है अपना साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, उसको बोलते हैं साइन थीटा। दूसरा अपना होता है कॉस थीटा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तीसरा अपना होता है टेन थीटा, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका होता है? एच बाय पी। फिर सेक थीटा, ये क्या होता है? एच बाय बी। ठीक है, देन कॉट थीटा, ये क्या होता है? बी बाय पी। तो अगर आप इनको मैंने आमने सामने इसलिए लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कॉस थीटा, साइन थीटा क्या है? पी बाय एच। तो कॉसेक थीटा क्या है? एच बाय पी। इनके फुल फॉर्म भी होता है, जैसे साइन का साइन, कोसेक, कोसेकेंट और टेंजेंट और कोटेंजेंट और ऐसा। तो वो आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, कोई वो इतना डिस्कस करने का बात नहीं है, बट एक बार खाली देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन अभी कभी आए तो। नाउ ये क्या एक दूसरे के अपोजिट है? देखो जैसे पी बाय एच है, ये एच बाय पी है। ये बी बाय एच है, ये एच बाय बी है। ये पी बाय बी है, ये बी बाय पी है। एक दूसरे क्या है? एकदम अपोजिट है। तो हम बेसिकली स्टडी इन तीनों की करते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी वैल्यू निकालनी है इन तीनों की निकालते हैं और जस्ट उल्टा कर देते हैं, ताकि अपने पास ये कॉसेक, सेक और कॉट आ जाए। ठीक है, तो मैं कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय साइन थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, इन 6 चीज़ जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 रेशियोज आपको दिख रहे हैं। इन 6 रेशियो को क्या बोला जाता है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, नाउ ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो याद करने पड़ेंगे, साइन थीटा इक्वल पी बाई एच, और ये कैसे एच बाई पी क्या होता है, कैसे याद रहेगा? ठीक है, तो इसका आप भी ट्रिक बना सकते हो, और इसका एक सिंपल ट्रिक मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, वो क्या है? इसका ट्रिक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या ट्रिक है भाई? इसका ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये ट्रिक है बेसिकली। तो कैसे ये ट्रिक कैसे काम करती है भाई? देखो मान लो पी बाई एच है, पहला रेशियो क्या? पी बाई एच। तो ये साइन होगा, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। देखो टेन क्या है? पी बाई बी। ये देखो, और इसका जस्ट अपोजिट क्या है? साइन का अपोजिट क्या होगा? नीचे से चालू करो तो कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, कॉट मतलब बी बाई पी, ऐसे उल्टा चलना है ऐसे। सेक मतलब एच बाई बी। ठीक है, एच बाई बी। तो ये इसका एक ट्रिक रहता है याद करने का। ठीक है, तो आप भी ऐसा ट्रिक अपने हिसाब से भी डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑलरेडी बना बनाया भी ले सकते हैं। पी बी बी एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो सबसे पहले आप एग्जाम में जाके इसी को एक कॉर्नर पे लिख देना कॉपी में ही, ताकि आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बोलेगी टेन क्या होता है, तो आप सीधा इसको देख के बोलोगे पी बाई बी। सिंपल, सोचोगे नहीं कि अरे यार क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये वो। ठीक है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा इसको देख के समझ सकते हैं। फाइन, नाउ मतलब दिमाग में भी सोचोगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, अच्छा बी बाय फिर हरा भरा एच, तो इससे अच्छा ये लिख लो, सिंपल सी बात है पहले से ही, तो आप श्योर हो जाओगे कि हाँ ये गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब ये सब जो रेशियो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मान लो ऐसा ट्रायंगल मैं बनाता हूँ, ठीक है, ए बी सी, ये मेरा एंगल 90 डिग्री है, और इस एंगल को मैं मान रहा हूँ थीटा। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? 90 के सामने हाइपोटेनस तो फिक्स है, इसको थीटा माना तो बेस अभी आ गया मेरा यहाँ पे।
और ये मेरा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ या साइन ए निकालता हूँ, ठीक है, थीटा की जगह मान लो मैं, मतलब एक ही बात है, ए एंगल मान लो, तो साइन ए अगर मेरे को निकालना है तो क्या होगा, पी बाय एच। ठीक है, तो पी क्या है, पी बाय एच, पी क्या भाई, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, इसी ट्राइंगल में अगर मैं साइन सी निकालता हूँ, अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूँ, ठीक है, ये जो रेशियो है वो एक एंगल के रेस्पेक्ट में होता है बेसिकली। ठीक है, तो एंगल का कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं साइन सी लूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसमें क्या होगा, ये 90 और इसको मैं सी एंगल रेफरेंस मान रहा हूँ, तो ये हाइपोटेनस तो फिक्स है, अब बेस ये हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको साइन सी निकालने के लिए बोलूँ तो आप क्या बोलोगे, पी बाय एच ही होगा, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी सी, तो ए बी अपॉन ए सी। देखो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, मतलब ट्रायंगल एक ही है, देखो साइड की लेंथ जो है वो तो एक ही रहने वाली है, लेकिन हम जैसे मान लो ये 5 था, एक मिनट, मान लो ये 5 था, ये 7 था, ये 8 था, तो यहाँ पे भी 5 7 8 ही है, ए बी सी डी ही है, लेकिन हम इस बार पहले 8 वाले को परपेंडिकुलर बोल रहे थे, अभी 8 वाले को बेस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा एंगल का रेफरेंस बदल गया। ठीक है, तो एंगल का मेजरमेंट जो है ट्रायंगल वो तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन अपना जो नाम पे वो अलग अलग होने वाले हैं, वो किसके रेस्पेक्ट में होते हैं भाई, एंगल के रेस्पेक्ट में होते हैं। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि इसके यहाँ पे कौन सा एंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसी को रेफरेंस एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसके अनुसार जो है अपना रेशियो भी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बदल जाते हैं। ये फार्मूला तो सेम है पी बाय एच, लेकिन पी बदल गया तो क्या करोगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो इसी नॉलेज के साथ अपन अपनी एक्सरसाइज 8.1 है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें। ओके, ठीक है, तो 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी मतलब एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। ठीक है, बढ़िया है। क्या बोल रहा है भाई, गिवन क्या है भाई अपने पास, ट्राइंगल ए बी सी है और राइट एंगल एट बी, इसका मतलब क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैंने एक ए बी सी ट्राइंगल बनाया, ये देखो ए बी सी ट्राइंगल बनाया, उसमें एंगल बी जो है वो क्या क्या 90 डिग्री दे दिया। ठीक है, अभी ए बी कितना है, 24 है। ठीक है, ए बी का है, ये 24 है, बी सी का है 7, ये 7 है। ठीक है, नाउ क्या फाइंड करना है, ये जो भी है वो क्वेश्चन में दिया वो फाइंड करना है। ठीक है, नाउ अगर आप देखोगे पहले क्वेश्चन में, तो साइन ए और कॉस ए है, रेफरेंस एंगल क्या है मेरा, ए है। ठीक है, और दूसरे में देखोगे तो सी, रेफरेंस एंगल क्या है, सी है, तो पहले में एंगल क्या है, ए है, तो मेरे को ए को थीटा मानना पड़ेगा, मतलब ए को रेफरेंस एंगल मानना पड़ेगा। तो अगर मैं ए को रेफरेंस एंगल मान के ट्रायंगल बनाऊँ तो मेरा ट्रायंगल कैसा बनेगा, ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और ऐसा ट्रायंगल बनेगा तो सिंपल सी बात है, 90 डिग्री के सामने क्या, हाइपोटेनस, और ए एंगल के रेफरेंस में तो मेरा ये साइड क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। ठीक है, और सब जो रिमेनिंग थर्ड साइड है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब एक बात देखो आप, ट्रायंगल में अपने पास क्या, ए बी है, बी सी है, लेकिन अपने पास ए सी नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर दो साइड दे रखी है और तीसरी साइड निकालनी है तो अपन किसका यूज़ करते हैं, अपन यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी हाइपोटेनस कौन सी है, इस वाले ट्रायंगल पे आ जाओ। ठीक है, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो ओनली टेक्नोमेट्रिक रेशियोज में ही फ़र्क पड़ने वाला है, इससे ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस तो आपको पता है अलग ही रहती है। को कन्फ्यूजन किस में होता है, कन्फ्यूजन क्या होता है, चेंज क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर, और वो दोनों एडिशन में, अब आप पहले पी स्क्वायर को जोड़ो या बाद में बी स्क्वायर को जोड़ो, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है, ए सी स्क्वायर, बेस क्या है ए बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है बी सी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मैंने ले लिया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी और बी सी की जो वैल्यू है ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, वो मैंने डाल दी, सॉल्व करके मेरे पास कितना आया, इतना आया। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। फिर मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया, दोनों तरफ रूट लोगे तो क्या होगा, रूट का मतलब क्या होता है बेसिकली, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 होना। ठीक है, तो अगर 25 का स्क्वायर है और इसके पावर में 1/2 करता हो तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 25। तो किसी भी स्क्वायर का रूट लोगे
स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, तो वो स्क्वायर और रूट दोनों आपस में कट जाएंगे, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे पास तीनों साइड आ गई। एक बात ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी निकालने के लिए बोले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ट्रायंगल की तीनों साइड निकालनी है। वो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज द थंब रूल, ठीक है। नाउ साइन ए, ठीक है, साइन ए क्या है, बेसिकली साइन ए कौन निकालना है, तो साइन ए क्या होता है, ये वाला फार्मूला यहाँ छोटा सा ऐसे लिख के रखने का, P/H, तो P/H इक्वल टू क्या होता है भाई, ए है, देखना ये एंगल ए है, तो मैंने रेफरेंस एंगल क्या मानना है, ए एंगल मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है AC, और BC और AC की वैल्यू आपको दोनों पता है, रख लोगे आपको क्या मिल जाएगा साइन ए। सिमिलरली कॉस ए की अगर बात की जाए, ठीक है, तो वो क्या है बेस अपन, ये देखो बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे क्या है AB एंड हाइपोटेनस AC, ये वैल्यू रखोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपको दूसरा क्या है साइन C कॉस C, अब इसमें ट्रायंगल चेंज हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस एंगल चेंज हो गया, मतलब ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, बेसिकली मेरा बेस एक्सचेंज दूसरे को बेस बुलाएंगे लेकिन ट्रायंगल तो वही है। कहने का मतलब कि जो साइड जो अपन ने निकाल ली 24, 25 और 7, जो भी अपनी साइड का मेजरमेंट आया है वो चेंज नहीं होगा, ना ही ट्रायंगल इधर उधर हो रहा है, ठीक है। ट्रायंगल तो ABC वही है, हो क्या रहा है परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं, क्योंकि मेरा ये एंगल जो है वो भी आपस में एक्सचेंज हो रहा है। रेफरेंस एंगल में एक से दूसरे को मान रहा हूँ, पहले मेरा रेफरेंस एंगल A था, अभी मेरा रेफरेंस एंगल किसको मानना पड़ेगा, C को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को ट्रायंगल दूसरा बनाना पड़ेगा, दूसरा ट्रायंगल बनाया, इसको C डाला, ये बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस तो फिक्स 90 डिग्री के सामने वाली होती ही है, ठीक है। तो साइन C इज इक्वल टू व्हाट, अगेन वो जो अपना ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है P/H AB अपॉन AC, ठीक है, AB अपॉन AC, जो वैल्यू है वो अपन ने AB AC की पहले से ही वैल्यू सब निकाल रखी है अपन ने, देखो AC 25 और बाकी तो वैल्यू तो अपन को क्वेश्चन में ही दे रखी थी, ठीक है। एक बात का खास ध्यान रखना, जब ये रेफरेंस एंगल एक्सचेंज होते हैं मतलब आपस में, जब भी अपन को दो एंगल दिए हो A और C या जो भी अलग अलग है, ठीक है, तो ट्रायंगल के जो मेजरमेंट है उसको चेंज मत करना, ट्रायंगल का तो मेजरमेंट जो निकल गया वो वही है। अब आप किसको बेस बोल रहे हो किसको परपेंडिकुलर, उससे ट्रायंगल जो है उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जो मेजरमेंट एक बार आ गया वो तो आ ही गया, पाइथागोरस थ्योरम को आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट R, ठीक है। तो ऐसा फिगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस फिगर में क्या है भाई निकालना क्या है tan P और cot R, देखो दोनों रेफरेंस एंगल अलग है P एंड R, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ये 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है और ये दे नहीं रखा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मान लो मैं P को लेकर चलता हूँ, तो ये यहाँ पे ये P एंगल है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बचा हुआ, ठीक है। मैं क्या लगाऊंगा भाई, दो साइड दे रखी है 12, 13 और तीसरी साइड मेरे को निकालनी है, मैं क्या लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, क्या बोलती है H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे PR, ये वाली हाइपोटेनस है, इक्वल टू बेस क्या है PQ प्लस QR, ठीक है। इसको आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। पाइथागोरस में किसी भी रेफरेंस एंगल कोई भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप दोनों ही सम होने वाले हैं और दोनों ही प्लस के, कोई माइनस का भी नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करोगे 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर इक्वल टू मतलब प्लस QR स्क्वायर, तो QR स्क्वायर क्या आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो इस तरह से आप 25 और QR फाइनली क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब अपन को अभी तीनों साइड मिल गई, ये 12, 13 थी और नीचे वाली कितनी बची है 5, ठीक है। अब क्या निकालना है for tan P और cot R दो निकालने हैं, ठीक है। तो tan P के लिए क्या होगा, ये मेरा एंगल रेफरेंस एंगल ये P होगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। तो tan P इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो tan ये लास्ट वाला होता था P/B, तो ये P/B tan हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर QR अपॉन बेस PQ, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, वो यहाँ पे पुट कर दोगे तो tan P आ जाएगा। सिमिलरली फॉर cot R, देखो रेफरेंस एंगल क्या है R है, तो मेरे को ट्रायंगल दूसरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल किसके लिए है P रेफरेंस एंगल के लिए, ठीक है। अब रेफरेंस एंगल R है तो इसको मैं R माना, ठीक है, एंड देन तो मेरा बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो 90 डिग्री हमेशा फिक्स ही रहता है, और ये क्या बना परपेंडिकुलर बन गया। तो cot R क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट P/B
B/P। अब ये मत कर देना कि सर tan और cot तो अपोजिट होता है तो इसका जस्ट उल्टा कर देता हूँ 12/5, नो, क्योंकि रेफरेंस एंगल अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए आपके क्या बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही बदल जाएंगे आपस में, ठीक है। तो इस केस में cot R भी कितना आ रहा है 5/12, तो दोनों को घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A, ठीक है। इसमें क्या करना है, एंगल जो रेफरेंस एंगल वो फिक्स है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में यही देखना कि रेफरेंस एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पे ये दो ट्रायंगल बनाए क्योंकि रेफरेंस एंगल एक में P था एक में R था, ओके। नाउ दिस sin A इक्वल टू 3/4 क्या फाइंड करना है, cos A एंड tan A, तो रेफरेंस एंगल सेम है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, एक ट्रायंगल से काम चल जाएगा। sin A इज नथिंग बट रेशियो ऑफ P/H ऑफ एंगल A, ठीक है। तो sin A क्या है बेसिकली, sin A क्या होता है भाई, रेशियो कितना है P/H का, ठीक है। पाकिस्तान बुक पे ऐसे करोगे आपको समझ में आ जाएगा, P/H का रेशियो होता है sin A। नाउ तो sin A इक्वल टू क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, sin A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है BC एंड हाइपोटेनस क्या है AC, ये एंगल A है तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है। ये तो होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, sin A इक्वल टू कितना 3/4, और ये 3/4 क्या है, रेशियो है, ठीक है। 3/4 क्या है, रेशियो है, तो आपको पता होना चाहिए रेशियो और एक्चुअल वैल्यू में क्या फ़र्क है, ठीक है। जैसे मान लो आपका वेट है 50, आपके पापा का वेट है 100, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना आया 1/2, तो ये तो रेशियो है ना, ये एक्चुअल चीज़ थोड़ी, आपका वेट 1 kg और आपके पापा की 2 kg थोड़ी है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 50 नीचे भी 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50/100 आएगा। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज रेशियो, ठीक है। तो रेशियो को अगर मैं कांस्टेंट नंबर x या k या कुछ भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करता तो मेरे को क्या मिल जाता है, एक्चुअल वैल्यू मिल जाता है, लेकिन रेशियो ही एक्चुअल वैल्यू है, गलत बात, ठीक है। ये 1/2 मतलब 2 kg आपके पापा का वेट थोड़ी है, आपके पापा का वेट तो 100 kg है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पाएगा, कांस्टेंट नंबर के। सिमिलरली देखो sin A क्या दिया हुआ 3/4, तो 3/4 क्या साइड का रेशियो है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कट के लास्ट में जैसे ही 1/2 आया वैसे 3/4 आया हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट नंबर से, कांस्टेंट और साइड है तो साइड हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसा कभी सुना है कि 5 मीटर नेगेटिव लंबाई है इसकी, ऐसा नहीं होता ना, लेंथ है, ठीक है। तो x क्या एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव कांस्टेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट से अपन ने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ताकि ये x से x कट जाएगा, जैसे यहाँ पे 50 से 50 कटा था 1/2 आया था ना, ऐसे x से x करके 3/4 वापस रह जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे अपन को क्या लिखना है 3x/4x, ठीक है। तो आपको पता है साइन ए किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, साइन ए इक्वल टू BC/AC विच इज इक्वल टू व्हाट 3x/4x, तो मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे भाई। साइन ए इसके भी इक्वल है, साइन ए इसके भी इक्वल है, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे ना, 3x/4x इक्वल टू BC/AC। साइन ए का वैल्यू ये भी है और साइन ए का वैल्यू ये भी है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे क्या, ठीक है। दोनों तो साइन ए की वैल्यू है, तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ गई 3x और AC की वैल्यू कितनी आ गई 4x, ठीक है। आप देखोगे ध्यान से तो x से x ये कट रहा है, लेकिन जानबूझ के लिए रखा गया है क्योंकि ये यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, एक्चुअल वैल्यू चाहिए ना कि रेशियो वाली। तो मेरे पास BC और AC ये दोनों साइड आ गई, मेरे पास क्या क्या आ गई, BC आ गई और AC आ गई। अब मेरे को क्या निकालनी है, AB निकालनी है, तीसरी साइड निकालनी है। तो मेरे को पता है राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दे रखी है और तीसरी साइड निकालनी हो तो मेरे पास एक ही हथियार है, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगा, हाइपोटेनस इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे 4x स्क्वायर लगाओगे, फिर AB अपन को निकालना है और BC अपन को 3x दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करोगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लोगे, ठीक है। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लोगे तो 16 - 9, तो ये आएगा 7x स्क्वायर। एक किसका स्क्वायर होता है, √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, तो मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ √7 का स्क्वायर, ठीक है। वही मैंने किया है, √7 इंटू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये डॉट है मतलब वो इंटू है, ठीक है। √7 इंटू एक्स ऐसा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो दोनों तरफ से स्क्वायर है तो रूट लेने से हट जाएगा, तो क्या आएगा AB इक्वल टू √7 इंटू एक्स।
तो अब मेरे पास तीनों साइड आ गई, ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक्स है, इसका मतलब ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। रेशियो में आता तो √7 या 4 या 3 ऐसा आता, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना था अपने क्वेश्चन में, cos a एन tan a, तो cos a निकाल दो, क्या होता है, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला, ठीक है। यहाँ से cos a क्या होता है, b/h, तो वो ट्राइंगल से आप देख लो, ए एंगल लगाने पे बेस कौन सा आ रहा है, ये बेस आ रहा है, ये एंगल यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब वैल्यू अपने निकाल रखी है, आप वैल्यू पुट करोगे तो अपना दोनों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, गिवन 15 cot a = 8, फाइंड sin a एंड sec a। सबसे पहले तो अपने एंगल देखा, तो एंगल का कोई लफड़ा नहीं है, दोनों में क्या है, सब में एक ही एंगल है, तो ये गिवन है और ये फाइंड करना है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन में क्या आएगा, 15 cot a = 8, तो ये 15 है वो क्या चल जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो cot a विल बी व्हाट, 8/15, सिंपल, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये मेरा रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 8x / 15x, अगेन x को क्या लिखोगे, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। नाउ ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, लेकिन मेरा नॉलेज क्या बोलता है, मेरी ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है कि cot a विल बी इक्वल टू व्हाट, b/p। ये आप कहाँ से लिखोगे, अगेन वही सेम चीज़, ठीक है। तो ये देख लो, आपको वो थोड़ा लिख के रखना ही पड़ेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो cot को लिखना है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब b/p, ठीक है, b/p। तो एंगल क्या है, ए एंगल है, तो ये एंगल ए है, ठीक है। तो मेरा ये बेस हो गया, देन हाइपोटेनस, और तीसरा बचा हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, ये भी cot है, ये भी cot है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो cot a = 8x / 15x = ab अपॉन bc, तो ab क्या आ जाएगा 8x, bc क्या आ जाएगा 15x, ठीक है। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट होना या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में डाल देना, तो मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस क्वेश्चन को। नाउ अब अपन को ट्राइंगल की दो साइड पता है, ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी पता नहीं है, क्या करेंगे, थंब रूल, राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड पता है, तीसरी साइड नहीं पता, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम आती है, ऐसे ऐसे करके आप जो है वो ए सी को ले आओगे 17x, ठीक है। फिर अगर आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, तो आप sin a एंड sec a जो है वो आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि अपने पास ट्राइंगल बना हुआ है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो sec a क्या बोलता है, h/b, तो h क्या है, ए सी, और b क्या है, ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ये देखो ए सी अपॉन ए बी, ए सी की वैल्यू अपन ने निकाली है, ए बी की वैल्यू अपन ने पहले निकाली थी, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े अपन ने, 6, कौन से, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो इसने एक दे रखा है, तो रिमेनिंग 5 अपन को निकालने हैं, ठीक है। तो sec थीटा इक्वल टू 13/12 टू फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, sec थीटा इक्वल टू 13/12, ये तो है रेशियो और ये है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू के लिए मेरे को एक कांस्टेंट से, पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 × x / 12 × x, ठीक है। ये तो मेरा क्वेश्चन बोलता है, मेरी ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है कि sec थीटा इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हो कि तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, ये और ये, ठीक है। तो हाइपोटेनस 13x और बेस कितना आ गया 12x, ऐसे भी लिख सकते हो, और आप ऐसे नाम भी दे सकते हो ए बी सी, फिर बोलोगे यहाँ पे अगेन एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो, और ये भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है ना। तो आपको हाइपोटेनस और बेस मिल गया, अब सिंपल सी बात है, मेरे पास 2 है, तीसरा निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो h² = b² + p², ये लगाओगे, अपने पास क्या आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 5x। तो अभी मेरे पास तीनों जो है वो साइड आ गई, जो तीनों साइड आ गई, तो इसका मतलब मैं सारे रेशियो निकाल सकता हूँ, मेरे को तीनों साइड आएगी, मतलब बेसिकली सारे रेशियो होते क्या है, एक दूसरे का रेशियो ही तो होते हैं ना, p/h p/h जो भी है आपस में, ठीक है, वो डिफाइंड है, फिक्स है वो, भाई साइन p/h होता तो p/h ही होगा,
उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस अपन को ये वाला फार्मूला लगाना है सब जगह, और करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ है वो लिखनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पी निकाला हुआ है, एच और बी भी निकाले हुए हैं, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन को, भाई अपन ने ये 3 ही निकाले हैं बस, ठीक है। साइन निकाल दिया, कॉस निकाल दिया, टेन निकाल दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, कॉसेक के लिए इसका जस्ट उल्टा, ये 5/13 है तो ये 13/5 हो जाएगा बस। और आपको निकालना का मन है तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे, कॉसेक क्या होता है भाई, h/p, ठीक है। तो h कितना है मुझे बताओ, h कितना है 13x, और p कितना है 5x, तो x से x कटेगा तो 13/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और आप इसका अपोजिट करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 6। If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री भी नहीं होनी चाहिए, 90 डिग्री को तो क्या बोलते हैं, राइट एंगल। लेस देन 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब छोटे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो बाकी दो तो 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल 90 नहीं हो सकते, या ग्रेटर तो हो ही नहीं सकते। प्रूव क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो मैंने एक देखो, ए और बी एक्यूट एंगल जो है वो अलग अलग बताएंगे, क्योंकि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है ना, तो अपन को क्या अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे ताकि अपन प्रूव कर सके कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है। सो नाउ पहला मैंने एक ट्रायंगल, देखो मैंने एंगल ए बना दिया, एंगल बी बना दिया, ये एक्यूट एंगल है तो छोटे छोटे बना दिए, ठीक है। और ऐसे नाम दे दिया पी क्यू और आर एस, मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया, पी क्यू ए, ट्रायंगल पी क्यू ए। ये ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल आर एस बी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हो गए। अब अगर दो ट्रायंगल में मुझे एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं, मेरे को क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दूं, ठीक है, कि भाई ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं, जैसे ये एंगल पी है, दिस पी विल बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल क्यू है विल बी इक्वल टू एंगल एस, एंगल ए है विल बी इक्वल टू एंगल बी, ऐसा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल, तो अगर मैं इनको सिमिलर प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो कैसे क्या करना है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, तो कॉस ए इक्वल टू मेरा ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलता है कि बेस बाय हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो ए एंगल ये माना है तो मैं बेस इसको मानूंगा फिर, ठीक है, क्योंकि मेरा ये बेस हो गया रेफरेंस लाइन के नीचे, ठीक है। सो क्यू ए अपॉन पी ए, ये आ गया मेरा कॉस ए। यहाँ पे कॉस बी निकालना है तो ये बी एंगल हो गया, और ये एस बी अपॉन आर बी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो मैंने इन दोनों क्या कर दिया, इक्वेट कर लिया। इक्वेट करके मान लो मैंने बोला कि वो एक्स के बराबर है, लेट दिस, ये दोनों जो इक्वल है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको नीचे ले आया, इसको ऊपर ले आया, मतलब क्या हुआ, क्यू ए अपॉन एस बी, क्यू ए अपॉन एस बी इक्वल टू पी ए अपॉन आर बी इक्वल टू एक्स। देखो इससे थोड़े थोड़े साइन मिल रहे हैं, क्या साइन मिल रहे हैं कि क्यू ए अपॉन एस बी, क्यू ए कौन सी साइड है मुझे बताओ, क्यू ए नीचे वाली बेस, इसका बेस क्यू ए और इसका बेस क्या है, एस बी। तो मतलब क्या हो रहा है कि इन दोनों का रेशियो बेस बेस का, ये एक तरीके से क्या हो गया, बेस हो गया। फिर पी ए अपॉन आर बी, पी ए कौन सी साइड है, हाइपोटेनस, यहाँ पे भी हाइपोटेनस, और आर बी यहाँ पे हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेनस, ये क्या है, हाइपोटेनस। तो दोनों ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग बेस और करेस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। ऐसा कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं एक स्टेप और प्रूफ कर दूं कि भाई बेस, हाइपोटेनस और तीसरा कौन सा है, परपेंडिकुलर, अगर उसका भी रेशियो जो है वो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है, तो मेरे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो बस मेरे को इतना ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। नाउ अब उनको पता है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो मैं आराम से क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में अलग अलग। नाउ एक चीज़ ध्यान रखना, अभी मेरे पास क्या आ गया, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, मेरे को क्या प्रूफ करने का है, मतलब बेस आ गया, हाइपोटेनस आ गया, क्या लाने का है, परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर के इक्वेट करके इक्वेशन लिखूंगा। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, पी क्यू और आर एस। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन थी, लेकिन मैंने पी क्यू को यहाँ पे ले लिया, बाकी इक्वेशन को यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे भी आर एस को साइड में ले लिया, बाकी को
अंदर डाल दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना रूट ऑफ पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, यहाँ पे रूट ऑफ आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा ये वाली जो इक्वेशन थी इसको मैंने इक्वेशन जेड नाम दिया, क्या जेड, ठीक है। नाउ इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 नाम देता हूँ। मैं क्या करूँगा 1 डिवाइड बाई 2 ये करता हूँ, एक दूसरे को डिवाइड आराम से कर सकते हैं दो इक्वेशन को। तो करूँगा तो क्या आएगा पी क्यू बराबर क्या है रूट ऑफ पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, और आर एस क्या है दिस, तो मैंने एक दूसरे के डिवीजन में लिख दी, ठीक है। अब क्या है नाउ फ्रॉम इक्वेशन जेड क्या बोल के गया भाई कि क्यू ए अपॉन एस बी, ये इक्वेशन जेड है, क्यू ए अपॉन एस बी इक्वल टू पी ए अपॉन आर बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इससे क्या है मैं पहला वाला स्टेप उठाता हूँ, ठीक है। दिस इक्वल टू दिस एक्स तो है ही, तो क्यू ए अपॉन एस बी इक्वल टू क्या है एक्स, तो क्यू ए विल बी इक्वल टू वॉट एक्स इंटू एस बी। सिमिलरली अगर मैं दूसरा स्टेप उठाऊँ तो पी ए अपॉन आर बी इक्वल टू एक्स, तो पी ए इक्वल टू वॉट एक्स इंटू आर बी, फाइन। तो ये जो वैल्यू है वो मैं किसकी पी ए की और क्यू ए की, वो मैं कहाँ रखूँगा पी ए और क्यू ए में, यहाँ पे पी ए और यू क्यू में तो ये मैंने रख दी, तो एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो मैं बाहर निकाल दिया, क्या बचा आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है बाहर आएगा तो क्या स्क्वायर उसका हट जाएगा क्योंकि ऊपर रूट है, तो एक्स बाहर आया तो ये और ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स। देखो ध्यान से पी क्यू अपॉन आर एस, पी क्यू और आर एस थे क्या, पी क्यू भी परपेंडिकुलर है और आर एस भी करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी तो वही था बेस एंड हाइपोटेनस, ये भी किसके इक्वल थे एक्स। तो अब इक्वेशन जेड और 3 से अपन क्या ये इसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दे दिया, इससे हम क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, ये तो अपन को पहले से पता है, ये अपन ने अभी निकाला है, तो ये तीनों क्या है एक्स के इक्वल है, तो ऑल 3 इज इक्वल टू वॉट एक्स। तो देखो क्यू ए अपॉन एस बी अगर आप देखोगे तो ये पहले ट्रायंगल का बेस, ये दूसरे ट्रायंगल का बेस, पहले ट्रायंगल का हाइपोटेनस, ये दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेनस, पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ये दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बटा हाइपोटेनस, बेस बटा बेस, ठीक है। ये तीनों का जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या है सेम आ रहा है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो इसका क्या मतलब है सिंपल सा, सिंस करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू ए एंड आर एस बी आर इन इक्वल रेशियो और इक्वल प्रोपोर्शन, हैंस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, यहाँ से अपन ये कंक्लूजन बोल सकते हैं। एंड वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड तो सेम रेशियो में है ही, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे भाई इक्वल हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाएंगे कि भाई जो एंगल पी है वो आर के इक्वल, क्यू है वो एस के इक्वल, ए है वो बी के इक्वल। तो यही तो प्रूफ करना था, देखो पी आर के इक्वल, क्यू एस के इक्वल, ए बी के इक्वल। तो अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 था। नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहा है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट दिस एंड दिस, ठीक है। तो क्या गिवन है भाई कॉस थीटा कॉट थीटा, ठीक है। हाँ तो कॉट थीटा अपन को गिवन है, तो अपना ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज क्या बोलता है कि कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, 7/8 व्हाट रेशियो, हमेशा आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया होगा, अगर आपको एक्चुअल वैल्यू लिखनी है तो आप मल्टीप्लाई बाय एक्स करोगे, ठीक है। दिस इज रेशियो एंड दिस इज एक्चुअल वैल्यू, आप समझ गए ना, 1/2 आपके और आपके पापा का वेट, लेकिन एक्चुअल वेट क्या है 50 और 100, क्योंकि मेरे को कॉन्स्टेंट 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो को। फाइन नाउ ठीक है, तो इस दोनों को दोनों इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा b इक्वल टू 7x एंड p इक्वल टू 8x, ठीक है। अब मेरे को क्या पता है बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालनी है, सेम राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालनी है, तो आई विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इज व्हाट h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू मैंने पुट कर दी, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से तो h कितना है रूट ऑफ 113 इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा 7/8 का स्क्वायर, ठीक है। कॉट तो ऑलरेडी अपन को दे रखा है 7/8, क्वेश्चन में ही दे रखा था, ये देखो, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, जब ऐसे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर होता है तो इसका क्या मतलब है कि ये पूरे कॉट का स्क्वायर है, ठीक है, ना कि थीटा का या ना किसी और का। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, आप समझो, कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट ए का होल स्क्वायर, ऐसा,
ऐसा कभी नहीं लिखते कि ए स्क्वायर यहाँ नहीं आता कभी, तब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो 7/8 रख के इसका होल स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या पूछा था, ये चीज़ पूछी थी। ठीक है, तो बहुत पैटर्न दिख रहा है इसमें, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक, यहाँ पे साइन, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी साइन। ठीक है, तो आप देखो क्या दिख रहा है आपको। मान लो मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, तो ये भी ए है, ये भी बी है। ठीक है, तो ये क्या है, ए प्लस बी, ये ए माइनस बी। सिमिलरली इसको मैं ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, या फिर इसको अलग अलग बोलना है तो सी डी बोल दो, ये सी प्लस डी है, ये सी माइनस डी है। ठीक है, तो अपना एलजेब्रा वाला फार्मूला क्या बोलता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए 1 है, बी साइन है, सी 1 है और डी कॉस है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसे किया। ठीक है, अब आपको पता है मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी है। ठीक है, तो मैं थीटा मैंने क्या माना, यहाँ माना है, तो ये बेस है। अब आपको पता ही है साइन थीटा कैसे निकालूँ मैं, P/H और कॉस थीटा ऐसे निकाल दिया, ऐसे निकल गया। ठीक है, यहाँ पे पुट करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व किया तो क्या आया 49/64। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेके 113 से 113 कट जाएगा और ऊपर 49 बचेगा, नीचे 64 बचेगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि इफ़ 3 cot इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस एंड दिस आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो ठीक है, 3 cot इक्वल टू 4 ये दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 3 को नीचे ले जाऊँगा, तो cot विल बी व्हाट 4/3। दिस इज व्हाट रेशियो। ठीक है, तो अपना नॉलेज क्या, ये तो क्वेश्चन का नॉलेज है, क्वेश्चन में दे रखा है। अपना नॉलेज क्या बोलता है कि cot इक्वल टू B/P होता है। इस साथ में ट्राइंगल जरूर बना लेने का, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे एंगल, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस, ऐसा कुछ अपने हिसाब से बना लेने का। ठीक है, तो ये जो है वो 4/3 इंटू एक्स के इक्वल हो जाएगा। बी और पी आ जाएगा, थर्ड साइड मेरे को निकालनी है, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस मेरे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। देखो ए एक ही एंगल है, ए ही है ना, हाँ ए ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो tan निकाल दो P/B। ठीक है, P/B अब 3/4 निकलेगा। तो मैंने सबसे पहले पकड़ी लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको मैंने इसे सॉल्व कर लिया, tan की वैल्यू पुट कर दी ये वाली। ठीक है, तो ये आया 7/25। कितना आया 7/25। ठीक है, फिर मैंने पकड़ा राइट हैंड साइड को, cos A स्क्वायर माइनस sin A स्क्वायर, तो cos B/H होता है और ये P/H होता है, इसका होल स्क्वायर कर दिया है ना। तो ऐसे आप सॉल्व करोगे, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, आंसर आएगा 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है वो करेक्ट है, मतलब मेरा दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज 1/√3 फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो tan A दे रखा है और आप देखो यहाँ पर A और C रेफरेंस एंगल 2 है, A और C हर जगह, तो आपको 2 ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, एंगल भी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल भी 90 डिग्री लेके एक मैं ट्राइंगल बना दूंगा। ठीक है, ये मैंने एंगल भी 90 डिग्री लेके एक ट्राइंगल बना दिया ऐसा, इसका मतलब ये हाइपोटेनस हो गया। अभी के लिए अगर ए एंगल मान रहा हूँ तो मैं इसको बेस कर दिया, इसको मैंने परपेंडिकुलर कर दिया। अब tan A कितना बोला 1/√3, तो tan A है तो मेरे को A इसी को मानना, मतलब यही ट्राइंगल लेके इसी को बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, tan A क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो BC अपॉन AB आ जाएगा और बस वही 1/√3 है। ये दोनों अगर मैं इक्वल, ये रेशियो है, मेरे को एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो BC अपॉन AB इक्वल टू 1 इंटू एक्स इंटू डिवाइडेड बाय √3 इंटू एक्स, तो BC x आ जाएगा और AB √3x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल की 2 साइड पता है, तीसरी साइड निकालनी है भाई। ABC पता है, AB पता है, AC तो निकालनी है ना हाइपोटेनस, तो बस वो हाइपोटेनस कहाँ से निकल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से। कितनी आ जाएगी 2x। ये मेरा पहला ट्राइंगल, मेरे को अभी तीनों साइड पता है। ठीक है, तो ये मेरा पहला ट्राइंगल एंगल A के साथ में, बेस के साथ में, मतलब रेफरेंस के साथ में, और एंगल C रेफरेंस के साथ में। तो यहाँ पे बेस ये हो गया, यहाँ पे बेस ये हो गया। साइन A निकालने जाओ तो कितना आ जाएगा 1/2 आएगा, जबकि साइन C निकालना, ट्राइंगल सेम है, ट्राइंगल तो मैंने तीनों साइड तो सेम है, ABC ट्राइंगल ही है, लेकिन क्या हो रहा है, रेफरेंस एंगल बदल रहा है, A से C हो रहा है। तो देखो साइन की वैल्यू भी बदल गई।
ठीक है। तो इसका खास ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बदल जा रहा है दोनों में। यहाँ पे बी सी था, यहाँ पे ए बी था। कैसे बदलता है परपेंडिकुलर? रेफरेंस एंगल को लेके। रेफरेंस एंगल अगर ये है तो मेरा परपेंडिकुलर ये। रेफरेंस एंगल कहाँ से पता चलता है? जो निकालना होता है वो रेफरेंस एंगल होता है, साइन ए। ठीक है, तो ये ए एंगल जो है तो ये मतलब बेस हो गया, और जो रिमेनिंग होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो आपको पता है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला। तो इस तरह से अपन ये सब वैल्यू निकाल लेंगे, और क्या करेंगे, जहाँ जाए वहाँ मतलब जो दिया हुआ एक्सप्रेशन उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरे वाले एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, एंगल क्यू इक्वल टू 90 है, और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। ठीक है, एक बात तो ठीक है कि भाई ये सब पी पी है, तो मतलब अपन को ट्राइंगल तो एक ही बनाना है। ठीक है, अब पी आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, पी आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ इसको इधर ट्रांसफर करके। तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हो 25 माइनस पी आर करके। ठीक है, दोनों काम किए जा सकते हैं। पी क्यू इक्वल टू वॉट, बेस इक्वल टू 5। ठीक है, तो एंगल कौन सा इसने पी बताया ना, तो मैं पी एंगल को रेफरेंस ले रहा हूँ। पी एंगल को रेफरेंस लिया तो ये मेरा बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये हाइपोटेनस आ गया। सिंपल सी बात है। नाउ पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, तो मतलब बेस अपना 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस कौन सी है, पी आर, ये आ गया। ठीक है, अब पी आर की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखी थी, तो ये डाल दी। ठीक है, उस टाइम अगर आप बोलते क्यू आर की वैल्यू निकाली है, ठीक है, तो आप क्यू आर की जगह डाल देते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही है, मतलब समझ रहे हो ना। जो जिसकी वैल्यू पता है उसकी डाल दो, भैया पी आर की पता दो पी आर की डाल दी, क्यू आर की पता दो क्यू आर की डाल देते, जो नहीं पता वैसे लिख दो। पी आर की पता है तो डाल दी, पी क्यू की पता है डाल दी, क्यू आर नहीं पता ऐसे लिख दी। ठीक है, अब ये जो है ए माइनस बी से खोल दो इसको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से खोलोगे तो क्या आएगा और आगे तो ये है ही, इस तरह से इसको खोलोगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। इस 25 को यहाँ ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, या फिर इधर ले लो तो माइनस आएगा तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको ले जाओ इधर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू क्यू आर, तो 25 इंटू क्यू आर और 625 माइनस 25, तो क्यू आर फाइनल कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर 12 सेंटीमीटर आया तो अपन को ये इक्वेशन तो पता है, क्यू आर यहाँ पे 12 लिख दो। ठीक है, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12, तो पी आर कितना आ गया, 13। अब पी क्यू पता ही है, क्यू आर पता है, पी आर पता है, मतलब तीनों साइड पता चल गई मेरे को ट्राइंगल की। अब आप कुछ भी निकलवा दो, हम तो सब निकाल देंगे, साइन पी कॉस पी जो निकालना है। साइन पी ये होता है, कॉस पी ये होता है, आपको सब पता ही है। ठीक है ना, बेस परपेंडिकुलर कैसे लेना है, ये पी एंगल यहाँ पे तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, बस। बाकी तो पाकिस्तान बुक का पैसा है ही। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज ट्राइंगल, ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, स्टेट वेदर ट्रू फॉल्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, अगर इसको प्रूफ करना है तो मैं क्या करूँगा, एक ट्राइंगल मान लूँगा। मान लो मैंने एक ट्राइंगल मान लिया, ऐसे बहुत फेमस ट्राइंगल है, जैसे 3 4 5 हो गया है ना, ये 90 डिग्री हाइपोटेनस 5, हाँ ये 5 12 13 हो गया, ये तो अपन ने भी देखा था। ठीक है, तो मान लो मैंने ये ट्राइंगल माना है, तो ये राइट एंगल है कि नहीं है ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अगर वो थ्योरम सही हो जाती है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये मैंने माना, और क्या आ गया, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो 13 स्क्वायर ये सब किया तो 169 इक्वल टू 169, इसका मतलब ये इक्वेशन वैलिड है। तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में अगर किसी भी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है, इसका मतलब वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। दस ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी एंड फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एंगल बी पे ही क्यों है, क्योंकि अपन ने परपेंडिकुलर ये जो है ना हाइपोटेनस 13 को लिया हुआ है। ठीक है, तो किसको फॉलो करता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम को। अब यहाँ से टेन थीटा निकाल दो, थीटा मतलब ये सी या टेन थीटा कुछ भी। ठीक है, कितना आएगा, पी बाई बी 12/5, तो 12/5 तो ग्रेटर देन 1 होता है। लेकिन अपना क्या बोल रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1 ना, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। सेकेंड, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेक ए इक्वल टू 12/5 है, अगर मेरे को एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इफ़ दिस राइट एंगल ट्राइंगल एग्जिस्ट देन इट विल फॉलो पाइथागोरस थ्योरम।
अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट होती है, ऐसा पॉसिबल है, तो ये जो मेरा ट्राइंगल इसके करस्पॉन्डिंग बन रहा है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो करता है कि नहीं करता वो देखते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब आपको पता है हाइपोटेनस कितनी 12 है, बेस 5 है, तो परपेंडिकुलर मेरे को निकालना है। परपेंडिकुलर कितना आ गया 119 एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर पी देखेंगे तो √119 एक्स। तो ये पॉसिबल वैल्यू है, ऐसा हो सकता है ना। कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आई या कोई ऐसी गड़बड़ वाली वैल्यू तो नहीं आई, सब ठीक ही है। अगर पी नेगेटिव आता तो मैं मानता कि हाँ यार नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ट्रायंगल तो पॉसिबल है। ठीक है, सो पी कैन टेक दिस वैल्यू एंड हैंस राइट एंगल ट्रायंगल एग्जिस्ट, सो इट इज पॉसिबल। राइट एंगल ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है तो फिर रेशियो तो पॉसिबल है ही। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, नाउ थर्ड, cos A इज एब्रिविएशन ऑफ यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये मैंने आपको बोला एनसीईआरटी में एक बार 6 के 6 देख लेना क्या क्या है ना। तो कोसाइन जो होता है उसको cos A लिखा जाता है और कोसेकेंट को कोसेक लिखा जाता है। ये स्टार्टिंग के कुछ कुछ लेटर लेते हैं ये लोग, है ना। तो ये सब ग्रीक है, तो मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। नाउ फोर्थ क्या है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ना कॉट ए क्या होता है, कॉट और अंदर में एंगल, तो कॉटेंजेंट ऑफ एंगल ए, प्रोडक्ट नहीं होता ये। ठीक है, ये उस है ना, ये तो भाई जो एंगल रहता है वो तो स्पेसिफाई करने के लिए, पता करने के लिए काम आता है ना कि कौन सा हाइपोटेनस है कौन सा बेस है। इसका कॉट से मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, और कॉट मल्टीप्लाई होगा तो कॉट है क्या, कॉट तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कॉटेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो ये फॉल्स हो गया। एंड लास्ट क्या है, साइन थीटा इक्वल 4/3 फॉर एंगल थीटा। तो 4/3 अगर पॉसिबल है तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब अपन क्या जानते हैं, वी नो डैट इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अपन ने पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा था हाइपोटेनस की, राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो किससे बड़ी होती है, परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों से बड़ी रहती है। ठीक है, तो बड़ी रहती है तो इसका क्या मतलब है, बड़ी रहती है तो ये जो है वो हमेशा बड़ा है और पी हमेशा छोटा है। ठीक है, तो मतलब नीचे बड़ा और ऊपर छोटा, तो मतलब ये एंगल ओवरऑल ये जो वैल्यू होगी वो लेस देन क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1, आइदर ये दोनों इक्वल होंगे या फिर मतलब 90 डिग्री पे इक्वल होते हैं, और नहीं तो लेस देन 1 होते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होता, ऑलवेज लेस देन 1 ही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये ओवरऑल नंबर 1 से कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसी तरह की सीरीज़ के लिए देखते रहिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए, और कौन सा नेक्स्ट टॉपिक लाना है या किसी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में वो दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू।